वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आज के वीडियो में लगभग हम 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो और अपनी परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। और चूंकि इसको मैंने इसलिए पहले आपका मॉडल पेपर करवा दिया ताकि जो है आप एक बार ज़रूर पूरे के पूरे सिलेबस के से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में जान सकें या फिर आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसको जान सकें। तो जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र आने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बाकी जिनकी परीक्षा में लिखित आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्यों महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से अधिक मात्रा में आपको जानकारी देने का प्रयास रहेगा। लगभग पूरे जितना भी आपका सिलेबस है सभी से मैंने प्रश्नों को आपके यहाँ पर रखने का प्रयास किया मॉडल पेपर में। तो यही से प्रश्न आपके आने वाले हैं, एकदम से मान करके चलो। सारे के सारे पूरे के पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास, एक ही वीडियो के माध्यम से एक ही मॉडल पेपर में आपको देने का प्रयास रहेगा मेरा। आज के वीडियो के माध्यम से उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्र के जो विभिन्न आयाम है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहला चैप्टर है, इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा होगी। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भारत में आप देखिएगा राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले जो बहुत सारे कारक आए उनके बारे में ऑब्जेक्टिव बनने वाले प्रश्न। इसके अलावा अर्धसंघवाद और गठबंधन, इनसे बनने वाले। इसके अलावा भारत में राजनीतिक दल और दल व्यवस्था से बनने वाले प्रश्न। इसके अलावा लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है उसका प्रभाव, शहरी, स्थानीय और स्वशासन, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास। इसके अलावा और इसी में हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा दबाव समूहों के बारे में जानेंगे, बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके अलावा मतदान व्यवहार के निर्धारक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जाति और राजनीति से रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे, निर्वाचन आयोग और निर्वाचनीय जो निर्वाचकीय सुधार होते हैं उनके बारे में बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अलगाव की राजनीति तथा समायोजन से बनने वाले प्रश्न, भारत में धर्म और राजनीति से बनने वाले प्रश्न। इसी प्रकार से और भी चैप्टर्स आपके, जैसे भारत में धर्मनिरपेक्षता ये चैप्टर है, इससे बनने वाले प्रश्न। अगला चैप्टर आपका रहता है सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ, जैसे कि महिलाएं, जाति, वर्ग, इन सभी के लिए राज्य ने क्या क्या नीतियां बनाई और किस तरीके से इंप्लीमेंट हुई, किस तरीके से लागू हुई, इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण की बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि अगर राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के एकीकरण की बात की जाए या किसी राष्ट्रीय एकता की बात की जाए तो हमारे समक्ष बहुत सारी समस्याएं निकल करके आती हैं। उन समस्याओं से बनने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जैसे कि निर्जातीयता हो गई, भाषावाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, जातिवाद हो गया, बहुमत हो गया एवं अल्पसंख्यक संप्रदाय हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो आप देखते हैं जिस प्रकार से ये, जैसे कि जो सांप्रदायवाद है, जो धर्मवाद के लोग चलते हैं, जैसे कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कांड हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, एक हिंदू जो है छात्र था, उससे एक न्यूज़ में ही आप लोगों ने देखा होगा, आज ही न्यूज़ थी, कल शायद एक घटना हुई थी हालांकि। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अभी बीएचयू में आकर के देखिए, कभी ऐसी घटनाएं आपको आए दिनों जल्दी नहीं देखने को मिलती, किसी मुस्लिम छात्र को या किस प्रकार से कोई कुछ बोले। लेकिन एएमयू में कैसा जो है दुर्व्यवहार करते, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन वहाँ के शासन प्रशासन को देखना चाहिए, विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए वहाँ पर कि इस प्रकार की घटनाएँ ना हो, ताकि संप्रदायवाद को बढ़ावा ना मिल सके, इस प्रकार से चीज़ें ना हो सके। जब पढ़े लिखे छात्र छात्र इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो फिर आम जनता या फिर जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो भाई स्वाभाविक सी बात है, तमाम प्रकार की जो है आए दिनों हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए एक प्रकार से सरकार को भी आगे आना होगा, जो पढ़े लिखे हमारे युवा हैं उनको आगे आना होगा, और धर्म, जाति, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इन सभी के आधार पर जो आए दिनों दंगे होते हैं इनको थोड़ा सा रोकना होगा। तभी राष्ट्र का जो स्वशासन होगा या राष्ट्र का एक प्रकार से एकीकरण की बात की जाए या राष्ट्र एक प्रकार से आगे बढ़ने की बात की जाए राष्ट्र के, तो ये सभी तभी हो सकेंगे जब आप इन सभी चीज़ों से, तुच्छी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से जब आगे ऊंचे उठ करके सोचने लगेंगे। तो एक बार आप लोग इस पर ज़रूर विचार करिएगा, और यही रहेगा कि आप धर्मवाद, भाषावाद के स्थान पर अगर आप किसी दूसरे से लड़ते हैं जा करके, तो ये लड़ना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, ठीक है। चूँकि जो परम सत्ता है वो एक ही है। आप एक एक रास्ते के माध्यम से, कोई दूसरे रास्ते से वहाँ पर जा रहा है, कोई दूसरे रास्ते से, तो जाने दो, क्या दिक्कत है। अभी जो है तमाम सारे हिंदू लोग जो है 10,000 हिंदू बौद्ध धर्म का, जाने दीजिए, क्या दिक्कत है उनमें, जाइए आप
लेकिन आप किसी धर्म की बुराई करके मत जाइए कि हाँ हिंदू धर्म की मैं पूजा नहीं करूँगा, ये करूँगा, दूसरा दुनिया भर का ये मत करिए। किसी धर्म को नीचा, किसी धर्म को ऊंचा मत बताइए वहाँ पर आकर के, क्योंकि सनातन के टक्कर का कोई धर्म है नहीं। वास्तविक बात यही है कि सनातन आदि है, सनातन का ना आदि है ना अंत है, वो नश्वर है। जिस प्रकार से आत्मा है, नैनम छिदन संस्थाणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न सो सहित मारता, जिस प्रकार से आत्मा अजर अमर है उसी प्रकार से है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा बच के इन सभी चीज़ों से रहना चाहिए। चलिए और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ठीक, तो दल बदल की राजनीति आपका अगला चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है आपका राष्ट्रपति शासन की कुछ राजनीति है। तो इन सभी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे महत्वपूर्ण उसको चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी है, जिसमें हमने भारत में लोकतंत्रीकरण की अवधारणा यानी लोकतंत्र के बारे में समझाया। लोकतंत्र होता क्या, इसकी समझाने के बाद में लोकतंत्रीकरण की अवधारणा को समझा और अपने बेसिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को जाना समझा। इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हुए हमने आगे बढ़ा और चीज़ों को जाना। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। वैसे भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का जो शुभारंभ माना जाता है वो खास करके 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद, जब भारतीय संविधान लागू हो जाता है पूर्ण रूप से, उसके बाद से ही माना जाता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ माना जाता है तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी से माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थी, ये भी प्रश्न बनता है। तो लगभग 136 रियासतें शामिल हो चुकी थी, ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद द्वारा विशेष राज्य का दर्जा मिलता था, तो 370 अनुच्छेद आपको पता होगा। ठीक, धारा 370 370 आप हट गई है, ठीक, आपको पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें एक बार ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा था तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। टॉप फंडेड ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संसद द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 या धारा 370 को हटाने की घोषणा किस अधिनियम द्वारा की गई थी। और आप सभी को ध्यान होगा कि ये अधिनियम आया था खास करके 2000 कब आया था, 17 में आया था या 19 में आया था बताएं, या 14 में आया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2014, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2017, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन राइट आंसर। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ईस्वी की बात है। इसी में आप देखिएगा भारतीय संसद के द्वारा कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, पेप्सू पेप्सू में शामिल रियासतें थीं मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, राजस्थान, कोचीन या ट्रावनकोर, या पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ। पेप्सू ये एक संघ है, तो पेप्सू में शामिल बताने का प्रयास करें। पेप्सू जो है इसमें शामिल रियासतें कौन कौन सी थी पेप्सू में उस समय, तो कौन कौन सी रियासतें थी भाई इसमें पेप्सू में शामिल, तो उन रियासतों का आपके नाम है पटियाला और पूर्वी पंजाब के कुछ जो राज्य संघ है वो सब शामिल थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 1987 अर्थात 1987 ईस्वी में भारत का 25वां राज्य बनने वाला जो प्रांत है वो कौन सा है। तो 1987 ईस्वी में बात की जाए, भारत का जो 25वां राज्य बना वो कौन सा राज्य है भाई, तो वो राज्य है गोवा। ओके, भारत का 25वां राज्य बना कौन, गोवा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, 1987 ईस्वी में। ओके, खास करके आप देखिएगा गोवा बाद में, बहुत बाद में आकर के ये जो है क्या हुआ था, बहुत बाद में इसका वो हुआ था, क्या बोलते हैं, मतलब सबसे लास्ट में जो है जो फ्रेंच लोग थे ये लोग यहाँ से डेनिच डच लोग लगभग वो सब यहाँ से छोड़ करके गए थे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यानी गोवा सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बताएं। मैंने शुरुआत में वीडियो में चैप्टर 1 में बताया था आपको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी यही अस्थायी अध्यक्ष थे। यानी कि जब जो है आपका एक प्रकार से संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है तो उसमें कोई अध्यक्ष तो था नहीं, तो चूंकि सीनियर सबसे यही थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो इनको गद्दी पर बैठा दिया गया। अर्थात एक दिन की अध्यक्षता इन्होंने खेई, उसके 2 दिन के बाद में 11 तारीख का डेट था, और तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से मुखिया को मतलब कि एक प्रकार से अध्यक्ष घोषित किया गया संविधान सभा का। तो ये चीज़, तो अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि भारत का संविधान लागू किया गया, बताएं।
भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो भारत के संविधान की बात की है तो कब लागू हुआ भाई? सभी लोगों को पता होगा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। वैसे तो बन चुका था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन और कुछ संविधान के अनुच्छेद जो है इसी दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर को। चूँकि 26 जनवरी की डेट एक प्रकार से प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाई जा रही थी पहले से, इसलिए इसी डेट को लागू करने का एक प्रकार से पहले से प्लानिंग कर ली गई थी कि 26 जनवरी को ही क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा क्या? भारतीय संविधान। और किस तरीके से पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। मौलिक कर्तव्य शामिल है, मौलिक अधिकार भी शामिल है, और शामिल नहीं है क्या पूछा गया है भाई? भारतीय संविधान में शामिल नहीं है, आ और बा दोनों, या शामिल है पूछा जाना चाहिए था, क्या पूछा गया? इनमें से कोई नहीं। बताएं, भारतीय संविधान में शामिल नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब कि ये सभी शामिल हैं, यानी कि मौलिक अधिकार भी शामिल है आपका, मौलिक कर्तव्य भी शामिल है। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में लिया गया है रसिया के संविधान से। मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है ये यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की बात की है तो भाग 4 के का अनुच्छेद में आप देखिएगा, मतलब कि भाग 4 के का में है 51 के का अनुच्छेद में आपको 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होते हैं 11 और उनको करने चाहिए। ठीक, उसके अलावा आप देखिएगा मौलिक कर्तव्यों की बात की, मौलिक अधिकारों की बात किया है तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। भाग 3 में मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का जो संविधान का अनुच्छेद है, इसमें आप देखिएगा तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को स्थान दिया गया है, मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो ये सब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, मैंने पढ़ाया भी था। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। वैसे मैंने पॉइंट आ गया तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। अगला प्रश्न, योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जो पहले योजना आयोग था अब आकर के वही कौन सा आयोग हो चुका है? नीति आयोग बन चुका है। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था भाई 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। बताएं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो 1951 ईस्वी से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? चूंकि योजना आयोग का जो पहले नाम था, मतलब योजना आयोग जो पहले था, जो 15 मार्च 1950 ईस्वी को गठन हुआ जिसका, उसी का नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया। और नीति आयोग की स्थापना अर्थात कब हुई थी? 2015, 2017, 2019 या फिर 2020 में? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2015 ईस्वी में। जब आप देखिएगा कि मोदी सरकार आती है 2014 में, उसके 1 साल के बाद में आप देखेंगे तो योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग के नाम से रख दिया गया। और प्रधानमंत्री भारत के अर्थात नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष होते हैं, अर्थात जो भी प्रधानमंत्री होगा भारत का वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ओके, ये शुरू से ही नियम। अगला प्रश्न, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड। केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया, बताने का प्रयास करेंगे। तो केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का जो गठन किया गया वो 1953 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रट लीजिएगा, अवश्य आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था? 2 अक्टूबर का डेट इसलिए चुना गया था चूँकि 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो राज्य है कौन सा? वो राज्य था राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति कब प्राप्त की गई भाई, कब दी गई थी? 1993 में, 1950 में, या फिर 1951 में, या 2001 में, बताएं। तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात की जाए तो 1993 ईस्वी में ही आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन जो होता है उसी के द्वारा आपको संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी जाती है पंचायती राज व्यवस्था को। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी के नाम से जाना था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से रहेगा। तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी कब हुई थी? 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। अर्थात जो विश्वविद्यालय में फंडिंग वगैरह होती है, फिर नीतियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, खास करके वो जो होते हैं नियम कायदे, वो यूजीसी कहीं ना कहीं पे यूनिवर्सिटियों के पर कानून वगैरह बनाता है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर एक आध प्रश्न आपसे और पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन हुआ था आपका 1952 ईस्वी में। आपसे पूछेगा पंचशील सिद्धांत संबंधित है किससे? कृषि नीति से संबंध रखता है, विदेश नीति है, या उद्योग नीति है, रक्षा नीति है? तो पंचशील सिद्धांत जो है, जो जवाहरलाल नेहरू का है, इसकी बात की है तो ये एक विदेश नीति थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न लगभग समाप्त हुए, मतलब कि इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपकी स्क्रीन पर लाने का प्रयास रहेगा। देखिए, प्रश्न बड़ा ही अच्छा था, आपने अभी तक जो पढ़ा। ओके, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें छाट करके रखने का प्रयास किया है, तो आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आसानी से आप एक जगह पर आए हैं, आसानी से पढ़िएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम जानते हैं आखिरकार। अगला प्रश्न है, अर्धसंघवाद का उद्देश्य बताएं। अर्धसंघवाद का उद्देश्य क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अर्धसंघवाद का उद्देश्य क्या है बताएं? कल्याणकारी राज्य के निर्माण के संबंध में। ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है अंतर क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना, ऑप्शन सी दिया है भारत का विभाजन एवं तत्कालिक परिस्थितियां, और ऑप्शन डी दिया ऊपरी तो सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो अर्धसंघवाद का जो उद्देश्य है वो ये सारे उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, अर्धसंघीय प्रणाली के लाभ बताइए। तो अर्धसंघीय प्रणाली के क्या लाभ है? राष्ट्रीय एकता भी बढ़ती है, राष्ट्रीय एकीकरण में भी मदद मिलती है, सहयोग और समन्वय भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऊपरी तो सभी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, गठबंधन शब्द का अंग्रेजी रूप क्या है? मतलब कि कोलिशन कहा जाता है, फिर कोलिशन या कोलिशन, या इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताएंगे। गठबंधन शब्द का अंग्रेजी की बात की, अंग्रेजी रूप कौन सा इनमें से? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? अंग्रेजी रूप की बात की तो कोअलिशन, कोअलिशन ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है यही होगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, गठबंधन राजनीति के प्रकार है, एक प्रकार, दो प्रकार, या तीन प्रकार, या चार प्रकार? तो गठबंधन राजनीति के अगर प्रकार की बात करें तो गठबंधन राजनीति के तीन प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है, बताएं। राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती है, ये नकारात्मक पक्ष है, या फिर कमज़ोर सरकारें होती हैं, ये नकारात्मक पक्ष है, या सरकारों में स्वास्थायित्व मतलब कि अस्थायित्व नहीं होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, ये सभी। क्योंकि जब भी आप देखते हैं गठबंधन की सरकार बनती है तो वो जो है तख्ता पलट भी हो जाता है। आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, आपने एक स्थान पर और देखा होगा, तो इस प्रकार से पाकिस्तान में ही हाल आपका हुआ तख्ता पलट। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब कभी भी गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें तख्ता पलट हो जाते हैं। और मोदी सरकार देखिए, उसमें जो नियम कायदा चाहता है वो एकदम से मतलब कि, और हर मामले में आप देखते तुरंत जो है हर चीज़ हो जाता है। तो चूँकि उनका बहुमत है, बहुमत हर जगह पे बहुमत है, चाहे लोकसभा की बात की चाहे राज्यसभा की बात की जाए, तो आप देखिएगा हर जगह पे बहुमत है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर देख सकते हैं कि उनका कोई भी नियम कायदा जल्दी फंसता नहीं है, सब पास हो जाता है। ठीक, तो ये होता है एक प्रकार से बहुमत की सरकार का। अगर आप गठबंधन से सरकार बनाए हो तो कभी आप देखते हैं जो है जनता का प्रेशर पड़ेगा जो होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बाधा उत्पन्न होगी, सभी लोग एकमत नहीं होंगे, टकराव होगी विचारों के, कई सारी चीज़ें होंगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है कि राजनीतिक दल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग फटाफट से बताइएगा। प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि राजनीतिक दल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, देखेंगे तो लोकमत का निर्माण करना ये राजनीतिक दल का काम है।
जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण करना, ये भी राजनीतिक दल का ही काम है। सत्ताधारी या विरोधी दल के रूप में कार्य करना, ये भी राजनीतिक दल का कार्य हो सकता है। जनता में धार्मिक भावनाओं का विकास करना, ये नहीं करते ये लोग, ठीक है। बल्कि राजनीतिक दल जो होते हैं जनता में धार्मिक भावनाओं कि मतलब कि एक प्रकार से गलत फायदा उठाते हैं। इसका तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, बताएं। राजनीतिक दल गरीब लोगों की मदद करते हैं, या अस्पताल चलाते हैं, या वे समाचार पत्र चलाने की व्यवस्था करते हैं, या प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने में सहायता करते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं भाई, जो है कौन सा कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो ये जो लास्ट वाला आपका है, प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने में सहायता करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल कौन सा है। तो लोकसभा में जो मान्यता प्राप्त विदेशी दल है वो कौन, मतलब विरोधी दल की बात की जा रही है। वैसे सरकार किसकी है, भाजपा की सरकार है, लेकिन बात की है लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल की अगर बात की जाए तो कौन सा विरोधी दल निकल करके आएगा भाई, सॉरी। तो वैसे लोकसभा में मान्यता प्राप्त अगर विरोधी दल कोई, मतलब कि उस समय था अगर कांग्रेस का, तो कौन सा था, भाजपा, और भाजपा की कौन सी, कांग्रेस। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही मान्यता प्राप्त है लोकसभा में। दो पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की आप देखते होंगे, एक तो भाजपा, एक कांग्रेस। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से प्रकार की दल प्रणाली है, बहुदलीय प्रणाली है, या द्विदलीय प्रणाली, या एक दलीय, या फिर दल विहीन प्रणाली है। तो भारत में क्या है, भारत में अगर बात की जाए भारत में दल प्रणाली की, तो भारत में क्या है, दल प्रणाली की बहुदलीय प्रणाली है, बहुदलीय पद्धति है। कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन वो पार्टी के जो मापदंड है, जो नियम है, उस पर खरी उतरी बस। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, कौन सा दल राष्ट्रीय नहीं इनमें से, बहुजन समाज पार्टी, या फिर झामुमो, या कांग्रेस ई, या साम्यवादी दल, बताएं। कौन सा दल इनमें से राष्ट्रीय दल नहीं है, एक बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो जो झामुमो ये यही राष्ट्रीय दल है, जबकि साम्यवादी दल, कांग्रेस ही और बहुजन समाज पार्टी ये सब एक राष्ट्रीय दल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2019 में सत्तासीन हुआ कौन सा, जनता दल, या कांग्रेस, या भाजपा गठबंधन, या साम्यवादी दल। 2019 में कौन सत्तासीन हुआ, यानी कि किस पार्टी की सरकार बनी है 2019 में, अभी किसकी बनी है, सभी को पता होगा किसकी बनी भाई, किसकी बनी है, भाजपा गठबंधन की, मोदी जी की सरकार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, एनडीए की सरकार। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कब हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना नहीं पूछ रहा हूँ, तो 1985 में हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना पूछ रहा है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना हुई थी मई 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, एक बार फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या अगली आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर कि स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था का आधार है, बताएं। स्थानीय स्वशासन जो है वो किस शासन व्यवस्था का क्या है, आधार है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए, लोकतंत्र, या अधिनायक तंत्र, या फिर राजतंत्र, या इनमें से कोई नहीं, ठीक, बताएं। स्थानीय मतलब स्थानीय स्वशासन किस शासन का, मतलब किस शासन व्यवस्था का आधार है, तो ये किस शासन व्यवस्था का आधार है भैया, तो ये है लोकतंत्र का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन ही है, यह कथन किसका है, तो यह कथन कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है मेरे भाई ब्राइस। तो लॉर्ड ब्राइस महोदय ने कहा था कि प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय, मतलब प्रजातंत्र जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्थानीय स्वशासन का कार्य है, स्थानीय स्वशासन का कार्य क्या है, रोगों को बढ़ाना, या झगड़े कराना, या फिर रोगों की रोकथाम करना, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताने का प्रयास करेंगे। स्थानीय स्वशासन का कार्य क्या होता है कि वो रोगों की रोकथाम करें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, स्थानीय स्वशासन क्या मतलब स्थानीय स्वशासन के बारे में इनमें से कथन दिया गया, कौन सा कथन सत्य है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की रुचि मतलब के प्रति रुचि जागृत करता है, या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अरुचि जागृत करता है, या उपयुक्त दोनों कार्य नहीं करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं कार्य करता, बताएं। तो स्थानीय स्वशासन जो होता है इसकी अगर बात की जाए तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की जो है प्रति रुचि जागृत करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्थानीय संस्थाएं। स्थानीय संस्थाएं क्या होती हैं भाई? केंद्र सरकार का कार्यभार बढ़ाती है या केंद्र सरकार का कार्यभार घटाती हैं या उपयुक्त दोनों करती हैं या इनमें से कोई नहीं करती हैं। तो स्थानीय संस्थाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? खास तौर पर वो क्या करती हैं भाई? वो कभी कभी क्या होता है, केंद्र सरकार का जो कार्यभार होता है उसको कम करती हैं। क्या करती हैं? केंद्र भार कम करती हैं, तो केंद्र सरकार का कार्यभार कम भी करती है और किसी किसी स्थितियों में आप देखते हैं कि अधिक भी करती है, लेकिन उतना अधिक नहीं करती जितना वो कम करती हैं। अर्थात जब भी स्थानीय संस्थाएं होती हैं तो कार्यभार कम करने का ही काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हालांकि इसका सी भी हो सकता है एक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो, लेकिन अगर इसका लगभग और लगभग 70% जो आ जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, 30% के आसपास आपका दोनों के साथ जाएगा। तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा के दृष्टि से। बलवंत राय मेहता समिति आई थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए खास करके, तो किस वर्ष आई थी ये बात ध्यान रखिएगा। तो किस वर्ष आई थी भैया? 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नगर निगम के निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? नगर निगम के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? नगर प्रमुख कहते हैं या सभासद कहते हैं या जिला जज कहते हैं या थानेदार कहते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। नगर निगम में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको अगर कहा जाता है, उनको सभासद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होता है। और जब पंचायत समिति का चुनाव होता है, गाँव के चुनाव को में जो पास मतलब एक प्रकार से क्या होता है, ग्राम सभा के चुनाव में जो जीतता है उसको प्रधान कहते हैं। जो एक प्रकार क्षेत्रवाद का चुनाव जीतता है उसको हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से बीडीसी, और बीडीसी जब वोट देते हैं तो कौन बनता है? प्रमुख बनते हैं। ठीक है, सब ध्यान रखिए। क्षेत्रवाद मतलब कि क्षेत्र एक प्रकार से चीज़ें होती हैं। क्षेत्र पंचायत एक होता है ग्राम पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो जिला पंचायत सदस्य भी होते हैं। ठीक, तो ये सब, और जिला पंचायत का जब चुनाव होता है, जिला पंचायती जैसे कि बीडीसी सब जीत जाते हैं, उसी प्रकार से जिला पंचायत लोग जब जीतते हैं तो वो सभी लोग किसको वोट देते हैं? जिला पंचायती का अध्यक्षी का चुनाव होता है तो उस अध्यक्ष को वोट देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ब्लॉक प्रमुख होता है वैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, तो ये क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत अध्यक्ष ही कहते हैं। और जब ग्राम प्रधान की बात आती है तो ग्राम प्रधान में जनता जो होती है प्रत्यक्ष रूप से चुनती है इन सभी को। ठीक है, और ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। तो सभासद का चुनाव और ग्राम प्रधान का चुनाव, तो नगर निगम में खास करके सभासद का चुनाव होता है और ग्राम सभा में ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पंचायत समिति का क्षेत्र है गांव, नगर, जिला या विकास खंड? बताएं। तो पंचायत समिति का क्षेत्र क्या है? इनमें से फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से विकास खंड जो होता है पंचायत समिति का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है थानेदार, आयुक्त, जिलाधिकारी, तहसीलदार? तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसको जिला अधिकारी कहते हैं, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? फटाफट से बताएंगे। पंचायती राज व्यवस्था में या संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, कितने % महिलाओं को आरक्षण दिया गया भाई? तो लगभग और लगभग 33%। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को और समझा। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहे हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास रहता है मेरा। चले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, मतलब कि और ये प्रश्न आएंगे। ओके, चले, प्रश्न आ चुका है कि आमंड के दबाव समूहों को, आमंड और पावेल दो एक प्रकार से राजनीतिक वेत्ता हैं अर्थात पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। तो आमंड और पावेल, तो आमंड के दबाव समूह, इन्होंने प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताया था आमंड ने, तो इसी के बारे में पूछ रहा कि आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो आमंड के दबाव समूहों की बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित थीं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, इसमें गैर समुदाय मतलब कि गैर समुदायात्मक समूह शामिल है, समुदायात्मक समूह शामिल है, अप्रतिमानी समूह भी शामिल है। सुरक्षात्मक समूह के बारे में नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने दबाव समूहों के वर्गीकरण करते समय सुरक्षात्मक समूह कैटेगराइज नहीं किया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दबाव समूहों का उद्देश्य क्या होता है? तो दबाव समूह का उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना या शासन से बाहर रह करके सार्वजनिक नीति और शासन को प्रभावित करना,
या भाषण देना, चुनाव लड़ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। शासन से बाहर रह करके भी सार्वजनिक नीति जब भी कोई बनेगी या शासन कोई आएगा तो उसको प्रभावित करते हैं। जब भी कोई कानून बनेगा जो कि संविधान के खिलाफ होगा या जनता के खिलाफ होगा तो उस पर ये लोग धरना करेंगे और उस कानून को बदलवाने का प्रयास करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो दबाव समूहों का प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं उनका खास करके यही कार्य होता है कि वो शासन में ना रहते हुए शासन की जो नियमावलियाँ होती हैं उनमें कितना सुधार होना चाहिए इसको इंगित मतलब कि इसको कहीं ना कहीं पे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर कि दबाव समूह अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए कैसे साधन अपनाते हैं। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। दबाव समूह जो होते हैं अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं, कैसे साधन को अपनाते हैं। तो संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों को अपनाते हैं। बस उनका क्या होना चाहिए, उनके जो विशिष्ट हित हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। अर्थात जिस हित के लिए उन्होंने एक प्रकार से धरना किया है या वो चाह रहे हैं जो चीज़ उस संवैधानिक तरीके से अगर मिल रही तो मिलेगी, अगर संवैधानिक तरीके से नहीं मिल रही तो असंवैधानिक कृत्य भी आपको दिखाई पड़ते होंगे। बिल्कुल दिखाई पड़ते, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, ये बात आपको पता ही होगा। आप अभी देखे होंगे किसान धरना चल रहा था तो उसमें जो प्रेशर ग्रुप्स थे वो जैसे किसान यूनियन जो होता है उसके वो एक प्रकार से दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप्स है। ठीक, इसी प्रकार से अखिल भारतीय विश्व मतलब कि एक प्रकार से जो छात्र का एक प्रकार से संघ होता है वो, तो इस प्रकार से हर एक जगह पे ऐसे ही सब प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई वो कब हुई थी। तो चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी वो कब हुई थी भाई। तो चेरनोबिल दुर्घटना की अगर बात की जाए तो वो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी, अर्थात 26 अप्रैल 1986 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। भारतीय माल की गुणवत्ता की जांच के लिए सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो भारत की जो भारतीय माल होते हैं, भारतीय प्रोडक्ट होते हैं, उनकी गुणवत्ता उनकी क्वालिटी की जांच के लिए सबसे प्रमुख संस्था जो की बात की जाए तो कौन सी संस्था है। भारतीय मानक ब्यूरो या संयुक्त राष्ट्र संघ या महिला संगठन या भारतीय औद्योगिक संस्थान। तो सभी को पता होगा करेक्ट आंसर क्या, भारतीय मानक ब्यूरो। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बनाया गया सबसे प्रमुख कानून कौन सा है। बताइए, भारत में उपभोक्ता की मतलब की रक्षा के लिए, ताकि उपभोक्ता को अच्छे तरीके से हर चीज़ मिल सके, तो उसके लिए सबसे जो बढ़िया कानून था, सबसे प्रमुख कानून था, कौन सा कानून है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 या राज्य स्तरीय उपभोक्ता परिषद 1986 या केंद्रीय उपभोक्ता परिषद 1986 या उपभोक्ता विवाद निस्तारण जिला मंच। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बनाया गया सबसे प्रमुख कानून जो है उस कानून का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, यानी ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था। तो प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में दिया मद्रास, करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोटे मोटे अक्षरों में नीले नीले कलर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, बड़ी मेहनत करने के बाद में प्रश्न तैयार किए जाते हैं। जियोग्राफी का मॉडल पेपर मैंने दे दिया, उसको देख लीजिएगा, और सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर का दे दिया, उसको देख लीजिएगा। तो और ये पॉलिटिकल साइंस का, तो यानी 3 सब्जेक्ट के हो चुके हैं। बाकी और मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव के सबके पूरे हो जाएंगे तुरंत। उसके बाद में मैं लिखित मॉडल पेपर पर चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद में आपके क्लासेस तो चलती रहेंगी, मैं बोर्ड पर आपके लिए तो क्लासेस प्रोवाइड ही करवाता रहता हूँ। और जिनको हिंदी साहित्य का कोर्स लेना है वो कोर्स ले सकते हैं। हमारे पास कॉल मतलब कि व्हाट्सअप नंबर है 9161936062, वहाँ पर आप SMS करिएगा कि सर हमको हिंदी साहित्य थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना है, तो तुरंत आपको वहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। आप 100 रुपये आपको मात्र पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वो सेंड कर दूंगा कि किस पर पे करना है। आप वहाँ पर आकर के जब बताइएगा कि हमें कोर्स लेना है तो पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। आप वहाँ से कोर्स ले सकते हैं और आसानी से हिंदी साहित्य की PDF नोट्स पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ओके, बहुत मेहनत करने के बाद में इन सभी प्रश्नों को छांटा जाता है और आप लोगों के लिए खास करके बनाया जाता है। तो आप सभी लोगों से ही रिक्वेस्ट रहेगी, सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं तक शेयर करिएगा। ओके, अगर इसी प्रकार से आपका साथ रहेगा तो सब कुछ यूट्यूब पर ही आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। ये मैं दावा करता हूँ, अगर आप लोगों का साथ रहा
तो बस साथ चाहिए भाई। और आप लोग जब थोड़ा सा साथ छोड़ देते हो तो फिर दिक्कत होने लगती है मुझे। जब इस समय क्या हुआ कि चैनल का इंप्रेशन बिल्कुल डाउन सा चला गया है, तो एक बार आप लोगों से विनम्र निवेदन यही करता हूं कि भाई सभी दोस्त एक प्रकार से वीडियो अगर अभी देखने का मन नहीं हो रहा तो 1 मिनट चाहे 1 ही घंटा आप एक वीडियो चला करके रख दिया करिए अपने फ़ोन में। ये थोड़ा सा काम आप लोगों को करना चाहिए थोड़ा सा, चूँकि इस समय जब मैं बता रहा हूँ कि एकदम से पढ़ाने का बिल्कुल भी ये हो रहा इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि मोटिवेशन जो आप लोग देते थे पहले वो मोटिवेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे इस समय क्या हो रहा है कि पेपर सारे हो चुके हैं। अब थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा आराम करने में लगे हैं, तो आराम अभी मत करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। डेली 1-2 घंटा आप ज़रूर पढ़ लिया करिए, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और मैं बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्री में हर चीज़ उपलब्ध करवाऊँगा, परेशान नहीं होना आपको। बस हिंदी का एक कोर्स मैंने लॉन्च किया था ताकि आपके लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाए, तो हिंदी वाला कोर्स बाकी आपको सब यूट्यूब पर ही देंगे, ठीक, परेशान नहीं होना है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदी वाले भी क्लासेस कुछ होंगी आपकी। अगला प्रश्न है मतदान व्यवहार किसका रूप है, तो परेशान नहीं होना। प्रश्न आपका आ चुका है कि मतदान व्यवहार किसका रूप है, सामाजिक व्यवहार है या राजनीतिक व्यवहार है या आर्थिक व्यवहार है या इनमें से कोई नहीं। तो मतदान व्यवहार जो है ये एक प्रकार से क्या है, एक राजनीतिक व्यवहार है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चुनावों के अध्ययन के विषय को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चुनावों के अध्ययन के विषय को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको सेफोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेफोलॉजी। चुनावों के अध्ययन के विषय को हम क्या कहते हैं, सेफोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, चुनावी अध्ययन की पहल को आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बताएं फटाफट से। तो चुनावी अध्ययन की पहल को आरंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है भाई, वो दिया जाता है योगेंद्र यादव जी को। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, बताएं वर्ग, जाति, धर्म या फिर जो है ये सभी। तो मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व की अगर बात की जाए कि मतदान व्यवहार किस प्रकार से किया जाएगा, उसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, तो इसका आधार क्या है भाई, ये सभी चीज़ें धर्म, जाति, वर्ग सब होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, साहित्य में निर्जातीयता का उपयोग कितने प्रकार से किया जाता है। तो साहित्य में निर्जातीयता या संजातीयता की बात की जाए, इसका मतलब कि है एक जैसे लोग, एक जैसे भाषा वाले, एक जैसे साहित्य वाले, एक जैसे क्षेत्र के, तो एक ही जैसे मतलब कि उसी साइड के, ठीक। तो ये चीज़ें निर्जातीय संजातीयता, ठीक। तो साहित्य में निर्जातीयता का उपयोग कितने प्रकार से किया जाता है भाई, तो साहित्य की बात की तो साहित्य में निर्जातीयता का जो उपयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पहचान निर्माण का आधार है संस्कृति, इतिहास या अर्थव्यवस्था या ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पहचान निर्माण का आधार क्या है भाई, सभी। ऑप्शन नंबर डी पे वैसे लग गया टिक, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, मेघालय का निर्माण कब हुआ। मेघालय एक राज्य है, इसका निर्माण कब हुआ, 1970 में, 1972 में, 1978 में या 1982 में, फटाफट से बताइएगा। तो मेघालय का निर्माण कब हुआ भाई, मेघालय का जो निर्माण हुआ है ये 1972 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के लिए रात भर जा करके मैंने मेहनत करी है और आप लोगों के लिए जो है लेक्चर से बनाने का प्रयास करता हूं। तो बस थोड़ा सा एक प्रकार से मेहनत पहचानो यार। और आप सभी से जो जितने भाई बहनें हमारे जुड़े हुए हैं सभी छोटे, आप सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें और सभी दोस्तों को बताइए कि हाँ, शुक्ला स्टडी पॉइंट मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव, लिखित और तमाम प्रकार की जो जानकारी होती है आपके को करिकुलर विषय से लेकर के आपके मेजर माइनर तमाम प्रकार के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। ये देखिए मेजर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, माइनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो परेशान नहीं होना किसी को। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, बताएं लैटिन भाषा से या स्पेनिश या पुर्तगीज से या स्पेनिश से या फ्रांसीसी से, बताने का प्रयास करेंगे। तो जाति शब्द की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो ये स्पेनिश और पुर्तगीज दोनों शब्दों से लिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में इस समय कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, बताएं। तो भारत में इस समय कितनी अनुसूचित जनजातियां भाई, 700 से अधिक या 900 से अधिक या 850 से अधिक या 600 से अधिक। तो भारत की अगर बात की है तो भारत में लगभग इस समय की बात की जाए तो 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा। सुरक्षा कार्यवाही, विकास कार्यवाही और सकारात्मक कार्यवाही, भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान, ये सारे के सारे प्रावधान इन्हीं लोगों के लिए है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगाइएगा, ये तीनों। अगला प्रश्न, जातिवादी संगठन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के, बताएं। तो जातिवादी संगठन कितने प्रकार के होते हैं भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। जातिवादी संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो जातिवादी संगठन भी 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, बामसेफ का गठन किस सन में हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बामसेफ का गठन जो हुआ था, कब हुआ था भाई? वो हुआ 1978 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक शेयर जरूर करते रहें और चले दोस्तों के पास ज़रूर अपने सब बता दीजिए कि क्लास प्रारंभ हो चुकी है, विधिवत तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? बताइए, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? तो बताइए, 1970 में, 1976 में, 1978 में या 1980 में? बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। और इस संविधान में आप देखिएगा, इस संविधान संशोधन में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात लघु संविधान। भारत का लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी का कब, किसके शासनकाल में हुआ था? तो शासनकाल था उस समय इंदिरा गांधी जी का। उसी समय लगभग 100 से अधिक संविधान संशोधन कर दिए गए, यानी कि 100 से अधिक अनुच्छेद आप देखिएगा, लगभग उसमें हेर फेर, यानी कि पूरा का पूरा संविधान का नवीनीकरण हो चुका था इस समय तक आते आते। ओके, और इसी समय भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था। उससे पहले भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था। ओके, और संविधान में इस बात को संविधान की प्रस्तावना में रख दिया गया, नहीं उसको वहीं पर, मतलब संविधान की प्रस्तावना जो थी उसी में, कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसमें पंथ निरपेक्ष भी शब्द, अखंडता शब्द, ये सब शब्द जोड़ दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? तो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा महत्वपूर्ण है, यह कथन जो है ये कहा था किसने? ये कहा था स्मिथ महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी में दिए स्मिथ करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खुली राजनीति के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग होता है? बताएं, किस राज्य में? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या दिल्ली में? तो किस राज्य में खुली राजनीति के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो भाई खुली राजनीति के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग अगर किया जाता है तो वो क्या आता है? पंजाब में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मिश्रित रैपिड एक्शन फोर्स के गठन की घोषणा कब की गई? बढ़िया प्रश्न है। मिश्रित रैपिड एक्शन फोर्स की जो गठन किया गया, स्थापना की गई, कब की गई भाई? इसका गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1 जुलाई 1992 अर्थात 1992 ईस्वी में। 1 जुलाई 1992 ईस्वी में ये किया गया था मिश्रित रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना यानी गठन। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, किस सन में केंद्रीय संसद ने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या बनाया था? कानून लागू किया, बताएं। तो किस सन में ऐसा किया था? केंद्रीय संसद ने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक कानून बनाया था। ये कानून बनाया था 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर आपके, देखेंगे सभी लोग, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। चले, भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण की विरासत को किस नाम से जाना जाता है? गांधी आज़ाद या गांधी नेहरू या गांधी भगत सिंह या गांधी सुभाष चंद्र बोस? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्षता के बारे में ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न है आपका कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की विरासत को किस नाम से जानते हैं या जाना जाता है? तो वो गांधी और नेहरू के नाम से आना था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होता है। लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष आज राज्य है तो भारत है, किस लिए है, मतलब कि क्यों है? चूँकि ये गांधी और नेहरू की देन मानी जाती है। ठीक है, यानी धर्मनिरपेक्षता की विरासत को भारत में खास करके गांधी और नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, धर्मनिरपेक्षता किस धर्म की देन है? तो धर्मनिरपेक्षता किस धर्म की देन है भाई? हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, सिख धर्म की या फिर ईसाई धर्म की? धर्मनिरपेक्षता की बात की है तो ईसाई धर्म की देन है धर्मनिरपेक्षता।
अर्थात धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है ये खास करके ईसाई धर्मावलंबियों ने दिया, या यानी ईसाई जो राष्ट्र थे उन लोगों ने पहले इस प्रक्रिया को अपनाया, और इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद में इन लोगों ने संपूर्ण विश्व में धर्मनिरपेक्षता का एक प्रकार से प्रचार किया। और बहुत सारे देशों में बात की, भारत तो सबसे बड़ा आपका देखिएगा लोकतंत्र भी है, धर्मनिरपेक्ष भारत जैसा कोई नहीं हो सकता। भारत में हर जाति हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं और हर तरीके से एक प्रकार से वो अच्छे तरीके से रह रहे हैं। बस कुछ एक आध दो अपवाद होते रहते, चूँकि भारत की जनसंख्या बड़ी विशाल है, तो बहुत सारे जो अराजक तत्व हैं, जो विदेशी कहीं ना कहीं पे हाथ, कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि विदेशी फंडिंग या फिर विदेशी तरीके से अलग अलग देश वाले जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, इन सभी चीज़ों को खास करके अगर हटा दिया जाए तो भारत एक प्रकार से संपूर्ण, मतलब कि एक प्रकार से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के साथ ही साथ ये लोकतांत्रिक बढ़िया देश है। आप देखते होंगे आए दिन यूनिवर्सिटी में हमेशा धरना ही चलता रहता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाइएगा कुछ ना कुछ लेकर के छात्र बैठे रहते हैं सड़क पर। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप एक लोकतंत्र में रहते हो, लोकतंत्र का पूरा फायदा यहाँ के लोग उठाते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और धर्मनिरपेक्षता का भी फायदा खूब उठाते हैं लोग। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता तथा निरपेक्षीकरण दोनों कौन सी संकल्पना है? बहिर्संबंधी है, अंतर संबंधी है, या तर्क संबंधी है, या इनमें से कोई नहीं? धर्मनिरपेक्षता और निरपेक्षीकरण दोनों की अगर बात की है तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अंतर संबंधी संकल्पनाएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय भार्गव राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता को किस संस्करण में विभाजित करते हैं? तो राष्ट्रीय भार्गव की बात की जाए तो राजीव भार्गव राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता को किस संस्करण में विभाजित करते हैं? तो वो विभाजित करते हैं भाई जो है हाइपर सेंसिटिव, अल्ट्रा जो है प्रोसीड्यूरल, सब में प्रासंगिक, सब में ऑप्शन नंबर इसका डी, ये सभी करेक्ट आंसर हो गए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है बढ़िया, कि भारत में हिंदू शैली नहीं है, भारतीय राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं है तथा राज्य समस्त धर्मों को एक समान रूप में से देखता है, या किसका विचार है? अमर्त्य सेन का, राजीव भार्गव का, टी.एन. मदान का, या फिर जो है पार्था चटर्जी का? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में हिंदू शैली नहीं है, ये किसने कहा है? अमर्त्य सेन ने कहा है। भारतीय राज्य का स्वयं कोई धर्म नहीं है तथा राज्य समस्त धर्मों को एक समान रूप से देखता है, ये अमर्त्य सेन का कथन है। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होगा यही। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखेंगे और शेयर करेंगे वीडियो को। प्रश्न है कि सामाजिक न्याय का आधार है अवसरों की समानता या फिर परिणामों की समानता? दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई दोनों में से बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, तो कि दोनों करेक्ट है। सामाजिक न्याय का आधार अवसरों में समानता, यानी अवसर में अनुच्छेद 15 आपका कहता है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है, ये समानता, और परिणामों की समानता, परिणाम भी समानता के हिसाब से ही रहेंगे। अर्थात सामाजिक न्याय का आधार क्या है? सभी चीज़ों में आपको समानता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारतीय संविधान की रूपरेखा किस बल पर देती, मतलब किस पर बल देती है? बताएं, भारतीय संविधान की रूपरेखा किस पर बल देती है? किस पर बल देती भाई बताइएगा? तो भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है वो जो बल देती, समानता पर या समानता पर? तो भाई देखिएगा, ये भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है ये समानता पर बल देती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, समानता। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा कि महिला अधिकार ही मानव अधिकार है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या महात्मा गांधी ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, या एपीजे अब्दुल कलाम जी ने? बताइएगा। महिला अधिकार ही मानव अधिकार है, ऐसा कहने वाले विद्वान कौन हैं? बताएं। तो जाहिर सी बात है कौन बोलेंगे ऐसा बोलने की एक प्रकार से अगर किसी में उस समय ताकत रही तो महात्मा गांधी जी ही थे। महिला अधिकार की ही मानव अधिकार है, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, संसद में घरेलू हिंसा अधिनियम कब पास हुआ? संसद में घरेलू हिंसा अधिनियम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिला अधिकार ही मानव अधिकार है, महात्मा गांधी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और भारतीय संविधान या भारतीय न्याय का जो आधार है, मैंने ये बताया, ये जितने भी प्रश्न अभी बताए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, तो इनको एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो 2 से 3 बार आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो, ओके। और लाइव ही मतलब ऑनलाइन ही देखिएगा, ठीक है, लोड करके मत देखिएगा, ऑनलाइन देखेंगे तो थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है मेरा, ठीक। तो एक प्रकार से ऑनलाइन ही देखें, ओके। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है,
और मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और बस आप लोगों का थोड़ा सा मुझे प्यार चाहिए। इसी प्रकार से अपना प्यार कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा कि एग्जाम्स में एकदम से आप सोचोगे कि सर जी आपको कैसे पता चला कि यही प्रश्न आने वाला है। यहाँ तक मैं करूँगा व्यवस्था आप लोगों के लिए, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। विश्वास अगर है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जिस प्रकार से था सेकंड सेमेस्टर में, ठीक उसी प्रकार से आप विश्वास थर्ड सेमेस्टर में करें। आपको एक प्रकार से मान करके चलो कि 70% से ऊपर नंबर दिलवाने का गारंटी मेरी। बस आप लोग मेरे बताए गए मार्गदर्शन में आप परीक्षा देने जाना और अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा देना। ओके, चलिए। तो संसद में घरेलू हिंसा अधिनियम जो पारित हुआ वो कब पारित हुआ भाई? वो पारित हुआ था 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न बढ़िया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई? तो वो हुई है आपकी जनवरी 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, नस्ल कैसी अवधारणा है? नस्ल कैसी अवधारणा है? रासायनिक, जीव वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। नस्ल जो है ये जीव वैज्ञानिक एक धारणा है, अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। बताएं क्षेत्रवाद का कारण है। फटाफट से बताने का प्रयास करें। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। क्षेत्रवाद का क्या कारण हो सकता है? सभी लोग बताइएगा भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ओके, प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर? प्रश्न है भाई, प्रश्न है आपका कि क्षेत्रवाद का कारण है। क्षेत्रवाद का क्या कारण हो सकता है? सभी लोग बताओ। चूंकि भारत में अगर क्षेत्रवाद के कारण की बात की जाए तो कई सारे कारण है। ऐतिहासिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, सांस्कृतिक विविधताएं भी हैं, प्रकृति प्रदत्त भिन्नता भी है, असमानता भी है लोगों में। तो इससे क्या होता है कि क्षेत्रवाद को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे बढ़ावा मिलता है। जो जैसे जो राजनीति में एक प्रकार मतलब जो एक जैसे लोग हैं, निर्जातीयता जो है खास करके वो इसमें बड़ी मदद करती है। अपने क्षेत्र विशेष को लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूसरे को दबा देना चाहते हैं। जिस प्रकार से अभी धर्म परिवर्तन करवाया और उसमें बौद्ध भिक्षुओं ने इस प्रकार से बोला और कहा कि इनकी पूजा नहीं करना इस प्रकार से, और भी तमाम प्रकार की बातें बोली कि ये काल्पनिक है, ऐसा है दुनिया भर का। तो ये सब कहीं ना कहीं पे गलत चीज़ है। ये सब इसका नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता है। ऐसा इनको नहीं, आप जाइए बौद्ध धर्म कन्वर्ट होइए, जैन धर्म में जाइए, कहीं पर जाइए, सब कुछ एक ही बात है। उसमें कोई कुछ दिक्कत की बात नहीं है। बौद्ध धर्म जैन धर्म सब सनातन धर्म के ही हिस्से हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आप कहीं पर जा रहे हैं। हर एक चीज़ है किसी चीज़ मतलब किसी तरीके से आप ऐसा जीवन जिए जो कि मानवता धर्म को ध्यान में रख करके हो। अर्थात बौद्ध धर्म कोई बेकार धर्म नहीं, ना हिंदू धर्म कोई बेकार धर्म है, ना कोई धर्म बेकार नहीं होता है। हर धर्म अच्छा है। हर धर्म एक प्रकार से, हर धर्म में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि बुराई फैलाने लगते हैं, ठीक, तो वो नहीं होना चाहिए धर्म में। बाकी धर्म अच्छा ही सिखाता है आपको कि अच्छा ही कार्य करें, लेकिन कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन करके पहुंच जाते हैं, वही लोग ये सब करवाते हैं। और खासकर धर्म के ठेकेदार जो होते हैं वो राजनीति से बिलोंग करते हैं और वो कट्टरता पैदा करने का प्रयास करते हैं कि आप जो है विकास को ध्यान में ना सोच पाएँ, आप और अच्छी चीज़ों को ना ध्यान में रख पाएँ, बस केवल आप उसी में यानी धर्म में फंस करके और उसी में फंस करके रह जाएं, आप उससे ऊपर लेवल का ना सोच सके, ठीक। अर्थात आपकी मानसिकता को संकीर्ण बनाने का प्रयास और एक प्रकार से एक आघात पहुंचाने का प्रयास, आपको एक झांसा देने का प्रयास, एक राजनीतिक गोली देने का प्रयास करते हैं ये लोग। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रवाद का कारण क्या है भाई? ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक विविधताएं जो फैली हुई हैं, कल्चरल जो एक प्रकार से अलग अलग तरीके से जो है विविधताएं फैली हुई हैं, उन सभी के कारण से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण, पवित्र और अपवित्र, उग्रवाद संगठनों का निर्माण, अंतर्विवाह या व्यवसायिक संगठन। बताएं निम्नलिखित में से जाति का लक्षण नहीं है। इनमें से जाति का लक्षण कौन सा नहीं? इनमें से जो जाति का लक्षण इनमें से नहीं है उसकी अगर बात की जाए तो कौन सा होगा आपका? उग्रवाद संगठनों का निर्माण, ये जाति का लक्षण नहीं होता है। व्यवसायिक संगठनों का निर्माण, ये जाति का लक्षण है। पवित्र और अपवित्र की अवधारणा, ये भी जाति का लक्षण है। अंतर्विवाह, ये भी जाति का ही लक्षण है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही जाति में विवाह कर सकता है। ये एक नियम होता है खास करके जाति व्यवस्था में, ठीक। अर्थात अगर आप जिस जाति से हैं उसी जाति में आपको विवाह करना है,
हिंदुओं में खास करके ये भी प्रथा है कि अगर आपका घर मतलब कि गोत्र जो होता है वो मिल जाता है तो भी आपकी शादी नहीं हो सकती है, अर्थात आप जो हो तो वो फिर आपकी सिस्टर मानी जाएगी, बहन मानी जाएगी। ये परंपरा है और बड़ी उच्च परंपरा है, इसका सम्मान होना चाहिए हर एक धार्मिक जो है गुरुओं के द्वारा, और इसको कहीं ना कहीं पे अपनाना भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जो है वो एक प्रकार से ऐसा रिश्ता माना जाता है जो कि एक प्रकार से खुद का ही है एक प्रकार से, ठीक, तो बहन वो हो जाती है, तो इसलिए शादी नहीं होती है। सा गोत्रीय, सा पिंड, सा प्रवरीय विवाह जो है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार वर्जित है, नहीं होना चाहिए। और वास्तविकता यही है कि नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है कि अनुमानसिक रोग भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक सर्वे के मुताबिक ये बातें पता चली थी, ठीक। तो अनुमानसिक रोग या फिर एक प्रकार से आप देखते हैं अपंग लड़कों का पैदा होना, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप का, ये सब भी जो है एक रिसर्च के माध्यम से पता चला था, ठीक। हालांकि आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं हम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सांप्रदायिकता का कारण है सामाजिक परिस्थितियाँ या राजनीति का सांप्रदायिकरण या पूर्वकालिक विरासत, या ये सभी को पता होगा सांप्रदायिकता के कारण क्या होते हैं। सांप्रदायिकता मतलब समझ रहे हैं, आजकल जो धर्म के नाम पर ये तू मैं टीवी पर बैठ करके जो न्यूज़ चैनल वाले एक प्रकार से जनता को बटोरे रहते हैं, और जो नेता होते हैं, कुछ नेता होते हैं इनसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना करके हर एक पार्टी के बैठे रहते हैं, कुछ स्कॉलर होते हैं धार्मिक, कुछ ये सब होते हैं, ये सब अपने आप को फेमस करने के लिए आते हैं, अंट संट बयान देते हैं टीवी पर बैठ करके, जनता को भड़काते हैं, और जब इस प्रकार से करते हैं जनता उसी में बंधी रहती है, और न्यूज़ चैनल वाले उनको बुलाते भी हैं। आप देखिएगा न्यूज़ चैनल में जो न्यूज़ एंकर होता है या होती है वो कई बार भगाती भी है, लेकिन फिर से वो जाता है वहीं पर, चूँकि उसको पैसे भी मिलते हैं इस बात के, ठीक है। कई प्रकार की चीज़ें होती जाते हैं। वैसे कुछ राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ इधर उधर के जो चीज़ें आते हैं कि वो एक अलग सा माहौल क्रिएट कर देते हैं टीवी पर बैठ करके, और चूँकि उनको पूरा देश सुन रहा होता है उस समय, और लोगों की मानसिकता भी आहत होती कभी कभी इसी बात को लेकर के, टीवी पर जो ये आता है डिबेट वगैरह, डिबेट्स जो होता है, और चूँकि न्यूज़ चैनल की टीआरपी बढ़ रहा जाती है उससे, ये सब चीज़ें होती है। तो सांप्रदायिकता का कारण क्या है, सामाजिक परिस्थितियाँ भी हैं बहुत अधिक मात्रा में, राजनीति का सांप्रदायिकरण भी है। आज आप देखिएगा कि धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, कोई एक धर्म को लेकर के चल रहा है, कोई दूसरे धर्म को लेकर के चल रहा है, कोई तीसरे धर्म को बना रहा है। आप देख रहे होंगे इस समय धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के जिस प्रकार से राजनीतिक लड़ाइयाँ हो रही हैं, राजनीतिक रोटी सेकी जा रही हैं धर्म के चूल्हे में, तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सबसे बड़ा संप्रदायवाद का कारण है। और संप्रदायवाद कोई जनता नहीं फैलाती है, ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, ये जो एक प्रकार से जो ठेकेदार लोग होते हैं, यही सब ये चीज़ करते हैं, यही सब अंट संट बोलते हैं, और यही सब जनता कहीं ना कहीं पे जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे भी, आप 10 दिन आप कितना ही पढ़े लिखे हो, आप 10-20 दिन अगर टीवी डिबेट जा करके देखेंगे तो आप भी कट्टरता अपना लेंगे, बिल्कुल अपना लेंगे, उसमें कोई दो राय ही नहीं होगी, ठीक। पूर्वकालिक विरासत से भी कहीं ना कहीं पे सांप्रदायिकता फैलती है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिकता के प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। तो भारत में सांप्रदायिकता के प्रकार की बात की जाए तो भारत में सांप्रदायिकता जो है ये 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भ्रष्टाचार का उदाहरण है रिश्वत, काला धन या मुनाफाखोरी या ये सभी। तो भ्रष्टाचार का ये सभी उदाहरण है, रिश्वत लेगा अगर कोई तो भी भ्रष्टाचार है, ठीक है। काला धन अगर वो इकट्ठा कर रहा तो भी भ्रष्टाचार है, मुनाफाखोरी कर रहा तो भी भ्रष्टाचार। काला धन कैसे कहते हैं, काला धन मतलब कि जिस ऐसा पैसा जिस पर आप टैक्स नहीं दे रहे हो, काला धन होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते 5 लाख से ऊपर पैसे अगर आप अपने घर में रखे हैं उसको, तो वो सब एक प्रकार से काला धन के रूप में आएगा कि 10 लाख रुपए आप घर में रखें, उसको बैंक में रखो, उस पर टैक्स दो, ठीक है। ये गवर्नमेंट चाह रही है। तो गवर्नमेंट की निगाह में हर वो धन जो कि आपके घर में रखा हुआ है, चाहे वो ज्वेलरी के रूप में हो और चाहे वो नगद रूप में हो, पैसा हो, अगर आपने उस पर आप टैक्स नहीं दे रहे हो, उसको आपने घर पे रखा है, तो वो काला धन ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी है, ये सब भ्रष्टाचार ही है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भ्रष्टाचार का कारण है बताएं, निम्न कोटि का साहित्य या शिक्षा का गिरता स्तर या राष्ट्रीय चरित्र का अभाव या ये सभी। तो भाई बिल्कुल भ्रष्टाचार के कारण क्या हो सकते हैं, ये सभी कारण हो सकते हैं। इसके ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भ्रष्टाचार के ये सभी कारण, निम्न कोटि का साहित्य चूंकि है, चूंकि ये मैं नहीं कहूँगा कि निम्न कोटि का साहित्य है, लेकिन उस साहित्य को पढ़ाया नहीं जाता या उस साहित्य को सिलेबस में अभी तक संकलित नहीं किया गया था, या उस इतिहास को नहीं संकलित किया गया था जिसको पढ़ना चाहिए था, ठीक है। शिक्षा का गिरता स्तर आप देखते हैं, हालांकि हर जगह शिक्षा
बिकाऊ एक प्रकार से दिखाई पड़ रही। प्राइवेट जब से इस कॉलेजेस खुल गए हैं, सरकारी में भी आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल के कभी कभी क्या होता है कि जब से ये नियम आया कि वो बाहर कोचिंग नहीं पढ़ा सकते सरकारी स्कूल के मास्टर, तब से कुछ सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी विधिवत तरीके से। ठीक है, बाकी पहले पढ़ाई आप देखते थे उतनी अधिक मात्रा में नहीं हो पाती थी सरकारी में, लेकिन अभी भी सरकारी में होती हैं। लेकिन प्राइवेट जैसे कॉलेज, हायर एजुकेशन की बात की जाए तो जो कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट खुले हुए हैं, उसमें आप पढ़ाई के नाम पर एक प्रकार से बस केवल क्या क्या आता है, बस पढ़ाई के नाम पर एडमिशन लो, पास करो, नकल करो, ये दुनिया भर का टीम टाम जो होता है, ये दिक्कत की बात है। ये एक प्रकार से गोड़ काट रहा है लड़कों का, गोड़ मतलब समझ रहे हैं, पैर काट रहा है। ठीक है, अर्थात अपंग कर रहा है। जो व्यक्ति शरीर से ठीक ठाक भी है उनको भी अपाहिज कर दे रहा है ये, खास करके जो ये चीटिंग वगैरह चल रही है। तो ये सब खास करके आप देखिएगा, इसको इस पर बैन लगाना पड़ेगा इस पर, ताकि बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, वैसे नहीं बढ़ेगा अगर। और ये बात नहीं कि आप केवल किताबी ज्ञान पढ़ करके आप बढ़ जाएंगे, नहीं, किताबी ज्ञान को पढ़ करके उससे निष्कर्ष निकालिए, उसको समाज पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, यानी कि एक व्यापक दृष्टिकोणवादी शिक्षा नीति होनी चाहिए। संकीर्ण विचारधारा की शिक्षा नीति जब भी रहेगी तो फिर दिक्कत की बात है। अभी तक जो शिक्षा नीति थी संकीर्ण विचारधारा की थी, अब कुछ शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है व्यापक स्तरीय, लेकिन फिर भी अभी भी उसमें कुछ कमियां हैं। उन कमियों को भी विशेषज्ञों को द्वारा उसको ध्यान देना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार क्या कमियां रह रही हैं और उन कमियां जो रह रही हैं उनको किस प्रकार से हमको प्रयोग में लाना है। जब आप उसको प्रयोग में लाएंगे तो ही बेटर रहेगा। आज भी आप देखते हैं कि जो है कुछ भी हो रहे हैं तो उसको एकदम से एक सटीक नियम लगाइए ना उस पर कि चाहे जो हो, तो उसमें फिर दिक्कत है। मतलब कि ये नियम अभी वही है 33% में पास होने वाला, 33% नंबर पे यार, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 33% नंबर पाके पास होना, ये कौन सा तरीका है। लगभग और लगभग 50% से ऊपर जब लड़का नंबर लेकर के आए तब उसको पास करना चाहिए। ये बात एकदम से 100% लिख देनी चाहिए ताकि बच्चा पढ़े मन लगा करके। आजकल मैं बीए की खास करके बात कर रहा हूँ, बीए के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। आप देखेंगे कि बीए के बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग तो पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन बीए के बच्चे खास करके पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। उनको लगता है कि बस 1-2 दिन में मैं परीक्षा दे दूंगा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अब इसमें कहीं ना कहीं पे सभी की कमियां हैं, इसमें हम लोगों की भी कमियां हैं। ठीक, सभी की कमियां हैं, बच्चों की कमियां तो हैं ही, इसके अलावा हम लोगों की यानी शिक्षकों की भी बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को हमको ही दूर करना पड़ेगा। ठीक, ये बात ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भाई सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या आ चुका है, देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दल बदल का कारण क्या है, बताएं। तो भारत में राजनीतिक दल बदल के कारण क्या है, देखिए, राज्यों में स्थिर सरकार का होना, कांग्रेस के एकाधिकार की समाप्ति, राष्ट्रीय स्तर के नेता का अभाव। तो ये सभी हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत में राजनीतिक दल बदल का जो एक प्रकार से प्रावधान है या कारण है, ये इन सभी कारणों से हो सकते हैं, या तो राज्यों में स्थिर सरकार का होना लगातार, या कांग्रेस के एकाधिकार की समाप्ति के तदुपरांत, या राष्ट्रीय स्तर के नेता के अभाव के तदुपरांत दल बदल एक प्रकार से होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजनीतिक दल बदल का प्रभाव है। दल बदल की आप देखते हैं अनुसूची 10 में दल बदल कानून रखा गया है भारतीय संविधान के। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय दल बदल का प्रभाव बताइए, राष्ट्रीय दल बदल का प्रभाव है, बताइए, नैतिक मूल्यों में कमी या छोटे छोटे दलों का उद्भव, या उपयुक्त में से दोनों, यानी आ और बा दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताएं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। राजनीतिक दल बदल का प्रभाव क्या होता है, राजनीतिक मूल्यों के में गिरावट आ रही है इसके कारण से, और छोटे छोटे दलों का उद्भव हो रहा है इसके कारण से दल बदल कानून बढ़ रहा है, यानी दल बदलता बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, बताएं। तो 52वां संविधान संशोधन जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1985 ईस्वी में। तो इसी समय आप देखिएगा दल बदल कानून रोकने के लिए ही बात कही गई थी इसमें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए, प्रश्न आपका आ चुका है कि राष्ट्रीय शासन से संबंधित अनुच्छेद है, बताइएगा सभी लोग। राष्ट्रीय शासन से संबंधित अनुच्छेद है, बताइए, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, 355, 356, 365, 350, बताइए।
तो राष्ट्रपति शासन संबंधी जो कानून है आपका वो 356 नंबर कानून है। ओके, 356 नंबर अनुच्छेद जो है ये राष्ट्रीय शासन के बारे में बताता है। आपातकाल के बारे में बताता है 352 अनुच्छेद, और 300 जो एक प्रकार से जो आपका 60 अनुच्छेद है वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा को लेकर के। तो ये तीनों ध्यान रखिए कौन कौन सा। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात 352, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रपति शासन 356, और आपका वित्तीय आपातकाल जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, कभी भी नहीं लगा है, वो है आपका वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा? तो भाई सभी को पता होगा राष्ट्रपति शासन की अगर बात की है तो किसके द्वारा लगेगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाएगा। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है या संसद में एक प्रकार से कुछ कमियां होती हैं या संसद की कार्रवाई भंग हो जाती है, संसद भंग हो जाती है, तो उसके बाद में राष्ट्रपति शासन चालू हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लगा सकता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रपति शासन पहले कितने समय के लिए लगाया जाता था? और राष्ट्रपति शासन बात की है कहाँ पर लगता है? ये राज्यों में भी लगता है। ओके, बात ध्यान रखिएगा। और केंद्र पर भी लगता है। ओके, आगे देखिएगा, तो राष्ट्रपति शासन पहले कितने समय के लिए लगाया जाता था? तो राष्ट्रपति शासन पहले कितने समय के लिए लगाया जाता था भाई? तो पहले 6 माह इसकी अवधि थी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण थे, उसको मैंने बताया। जियोग्राफी का ये वाला लेक्चर आप सभी लोग देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को विस्तार समझा, हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने समाहित किया था, उसी प्रकार से जियोग्राफी में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करके वीडियो बनाई है। इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, इसके अलावा जो है गृह विज्ञान अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है तो चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया, आहार आयोजन पूरा विस्तार समझा दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा बीए थर्ड सेमेस्टर की बात की जाए, सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर आ चुका है, जिस प्रकार से इसमें मैंने बताया है ऐसे इसमें बता दिया था। इसका एक लेक्चर और आएगा समाजशास्त्र का, उसको भी देख लीजिएगा। इसमें चूंकि अभी आधा चैप्टर हुआ है, आधा सिलेबस, आधा इसका बाकी था, तो ये जल्द ही आएगा। तो ये सब बढ़िया आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ा दिया, इसको देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 दे दिया, इसको देख लीजिएगा। और जियोग्राफी का चैप्टर 1 दे दिया, इसको देख लीजिएगा। और पॉलिटिकल साइंस का था, राजनीति विज्ञान का चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया विस्तार से, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये सभी चीज़ें बोर्ड पर आपको पढ़ाई गई विस्तार से, तो एक बार लाइक और शेयर बस कर दीजिएगा। और गुड नाइट अल्लाह सभी को गुड नाइट, सभी को राम राम। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा से बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।